करते हैं डिफिब्रिलेटर के बारे में। डिफिब्रिलेटर जो है, पहले तो आपको ये समझना होगा डिफिब्रिलेटर किस तरीके से काम करता है। डिफिब्रिलेटर जो होता है वो दो तरीके से काम करता है, या तो वो डिफिब्रिलेशन करता है या वो कार्डियो। तो डिफिब्रिलेटर का जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज़ होता है वो होता है डिफिब्रिलेशन में। डिफिब्रिलेशन में दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो डिफिब्रिलेटर होता है हमारे पास वो होता है बाईफेजिक, ओके, एंड अनदर वन इज मोनोफेजिक। डिफिब्रिलेशन करते हैं कार्डियक अरेस्ट में, ओके। अब कार्डियक अरेस्ट भी दो तरीके का होता है, आपको पता होता है, एक होता है शॉकेबल रिदम, एक होता है नॉन शॉकेबल रिदम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि डिफिब्रिलेटर जो है हमारा वो यूज़ करना है ओनली इन शॉकेबल रिदम, ओके, शॉकेबल रिदम। तो शॉकेबल रिदम कौन सी होती है? नंबर वन इज वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया विच इज पल्सलेस। पल्सलेस अगर टेकिकार्डिया हमारे पास आता है, पेशेंट अगर कार्डियक अरेस्ट में है, पल्स नहीं मिल रही है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हमारे पास दिखाई दे रहा है, उसे बोलेंगे शॉकेबल रिदम। जो सेकंड कंडीशन होती है उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तब उस पेशेंट का भी हम डिफिब्रिलेशन करेंगे। अब डिफिब्रिलेशन करने के लिए डिफिब्रिलेटर में कुछ तो एनर्जी सेव करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी पे देना है? तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको डिफिब्रिलेशन करना हो, हमेशा मशीन में जो एनर्जी वाला बटन होता है उसको हाईएस्ट कर दो, मैक्सिमम कर दो। और अगर आपको स्पेसिफिकली याद रखना है तो हम लोग बाईफेजिक यूज़ करते हैं डिफिब्रिलेटर। बाईफेजिक में हम 200 जूल यूज़ करते हैं। तो मोनोफेजिक के लिए 300 टू 360 जूल हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हम कौन सा यूज़ करते हैं? बाईफेजिक। अब हम डिफिब्रिलेटर का दूसरा यूज़ जानेंगे। में हो गया एक यूज़। दूसरा यूज़ जो होता है वो होता है कार्डियो वर्जन में। कार्डियो वर्जन करने से पहले हमको सबसे पहले प्रॉपर कंसेंट लेना है पेशेंट से, और कंसेंट लेने के बाद हमें प्रॉपर सीडेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है। तो सीडेशन की जरूरत पड़ती है। सीडेशन के लिए हम लोग कोई भी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे मिडाजोलम यूज़ कर सकते हैं, पेंटानिल यूज़ कर सकते हैं, मॉर्फिन यूज़ कर सकते हैं। तो प्रॉपर सीडेशन की जरूरत पड़ती है कार्डियो वर्जन करने से पहले। इसके अलावा हमको प्रोसीजर और कॉम्प्लिकेशन के बारे में पेशेंट को एक्सप्लेन कर देना है। तो कार्डियो वर्जन हम करते हैं मोस्टली अनस्टेबल टेकी अरिथमिया, अनस्टेबल टेकी अरिथमिया, ओके। इसके अलावा वो पेशेंट जिसमें हमने मेडिसिन दे रखी है अरिथमिया रोकने के लिए, बट पेशेंट रिफ्रैक्टरी अरिथमिया दिखाता है, तो रिफ्रैक्टरी अरिथमिया। तो एक हो गया हमारा अनस्टेबल टेकी अरिथमिया, एक हो गया हमारा रिफ्रैक्टरी अरिथमिया टू योर मेडिकेशंस। अब आपको ये सोचना है कि अनस्टेबल टेकी अरिथमिया कौन से होते हैं। अनस्टेबल मीन्स पेशेंट में कहीं पर भी ऑर्गन परफ्यूजन कम हो रहा है। ऑर्गन परफ्यूजन कम हो रहा है मीन्स पेशेंट के ऑर्गन्स जो है वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो रही है। ऐसे पेशेंट को अनस्टेबल बोलेंगे। जैसे कि अगर हमको सिम्टम्स देखने को मिले पेशेंट में, पेशेंट है वो चेस्ट पेन लेके आया है, ओके, तो चेस्ट पेन लेके आया इट मीन्स हार्ट में परफ्यूजन कम हो रहा है। अल्टर्ड सेंसोरियम है, ठीक है, अगर अल्टर्ड सेंसोरियम है इट मीन्स ब्रेन में परफ्यूजन कम हो रहा है। इसके अलावा हाइपोटेंशन है, जैसे कि हाइपोटेंशन हो गया, इसके अलावा ब्रीथलेसनेस हो गया। ये सब सिम्टम्स हमको अनस्टेबल कंडीशन में दिखाई देते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि टेकी अरिथमिया कौन सा अरिथमिया? अरिथमिया जैसे टेकी अरिथमिया के कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एसवीटी है, ओके, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसके अलावा मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया है, ओके। तो ये कंडीशन ऐसी हैं जब हमको ईसीजी में ये देखने को मिले तो पेशेंट को कार्डियो वर्जन करना पड़ता है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, अगर क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो मैंने आपको जब एट्रियल फिब्रिलेशन पढ़ाया था तब मैंने एक बात बताई थी कि एट्रियल फिब्रिलेशन का मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा है? क्लॉट, ओके। तो अगर पेशेंट में क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन है तो पेशेंट को कार्डियो वर्जन करने से पहले ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करवानी है, और उसमें ये श्योर करना है कि क्लॉट फॉर्म नहीं हुआ हो। अगर क्लॉट बना हुआ है, चाहे वो एट्रियम में बना हो चाहे वो वेंट्रिकल में बना हो, तो अगर उस पेशेंट को आपने कार्डियो वर्जन किया तो क्लॉट डिसलॉज हो जाएगा। उस पेशेंट में स्ट्रोक होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर उसमें पेशेंट में क्लॉट मिलता है तो पेशेंट में एंटीकोगुलेंट पहले स्टार्ट करना होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? कार्डियो वर्जन करेंगे। अब आपको ध्यान में रखना है कि एट्रियल फिब्रिलेशन में भी तो एनर्जी कुछ ना कुछ सेलेक्ट करनी पड़ेगी कार्डियो वर्जन करने के लिए। जैसे हमने देखा था डिफिब्रिलेटर में तो कितना आसान था कि हम क्या कर देते थे, बाईफेजिक होता था तो हम 200 जूल रख देते, मोनोफेजिक होता था हम 300 से 350 जूल अराउंड रख लेते थे। और अगर हमको कुछ याद नहीं रहता तो हम क्या करते थे, बाईफेजिक वाले में मैक्सिमम करके डिफिब्रिलेट कर देते थे। ये तो था हमारा डिफिब्रिलेशन में हम कैसे यूज़ करते थे, जूल्स कितना रखते थे। लेकिन कार्डियो वर्जन में हमको कुछ स्पेसिफिक जूल्स याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था एसवीटी। मोस्टली एसवीटी में क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वो नैरो होता है, ठीक है। तो नैरो कॉम्प्लेक्स होता है और रेगुलर टेकिकार्डिया होता है, ओके।
तो नैरो कॉम्प्लेक्स और रेगुलर टेकिकार्डिया अगर हमको दिखता है, विच इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन एसवीटी, तो हमको क्या करना है, मिनिमम जूल से स्टार्ट करना है। जैसे कि 50 जूल से हमने स्टार्ट किया। सेकेंड कंडीशन, जैसे कि अगर हमारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो नैरो हो और रेगुलर टेकिकार्डिया ना हो के इरेगुलर टेकिकार्डिया हो। अगर इरेगुलर टेकिकार्डिया है, नैरो कॉम्प्लेक्स है, तो ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, या तो एट्रियल फिब्रिलेशन में डेवलप कर सकता है या फिर मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया में कर सकता है। इन दोनों ही कंडीशन में हमको 120 जूल से स्टार्ट करके 200 जूल तक हम एनर्जी यूज कर सकते हैं। कंडीशन और होगी जिस पे आपको फोकस करना है, जैसे कि वाइड क्यूआरएस हो, साथ में रेगुलर टेकिकार्डिया है। ओके, ये कौन सी कंडीशन में हमको देखने को मिलता है, मोस्टली वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जिसमें पल्स हमको दिखाई दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मिनिमम 100 जूल से स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी, जिसमें आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कौन सी कंडीशन में कितना जूल एनर्जी आपको यूज़ करना है कार्डियोवर्जन करने के लिए। ड्यूरिंग कार्डियोवर्जन आपको हमेशा ध्यान रखना है, पेशेंट को शॉक हमेशा कब देंगे, सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन में। अब आप कहोगे सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन क्या होती है, तो सिंक्रोनाइज का मतलब होता है जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो आर वेव का जो टिप होता है वो जब दिखाई देता है उस टाइम पे शॉक डिलीवर करना है। तो आर वेव के साथ शॉक वेव डिलीवर करना है। तो आर वेव के साथ अगर शॉक वेव डिलीवर होगा उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। तो कार्डियोवर्जन हमेशा सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन में करना है। अदरवाइज अगर आपने सिंक्रोनाइज नहीं किया और कार्डियोवर्जन कर दिया, तब क्या होगा, जब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में अगर शॉक लग गया पेशेंट को, तो पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो हमने डिफिब्रिलेटर के 2 यूज़ हमने पढ़ लिए। डिफिब्रिलेशन क्या होता है, डिफिब्रिलेशन कब करते हैं, और कार्डियोवर्जन क्या होता है, कार्डियोवर्जन कब करते हैं। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम उसके पढ़ेंगे पार्ट्स, मशीन में पार्ट्स क्या क्या दिखाई दे रहे होते हैं, और पार्ट्स देखने के बाद हम देखेंगे कि उसका प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है, हमको पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। तो पहले हम देखेंगे पार्ट्स के बारे में। ये मशीन जो आपको दिख रही है, इस मशीन को बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। ये मॉनिटर है जहाँ पर आपको रिदम कैसी है वो आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक बटन होगा, इसे बोलते हैं एनर्जी सिलेक्शन बटन। ये एनर्जी सेलेक्ट करता है कितना जूल हमको देना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन्स होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। एक बटन मोस्टली यूज़ होता है वो है ऑन ऑफ करने के लिए मशीन। एक बटन होता है जिसको बोलते हैं चार्ज बटन। ओके, एक बटन को शॉक बटन, शॉक डिलीवर बटन। ठीक है, तो आपको मैं जब प्रोसीजर बताऊंगा तब आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले चार्ज बटन का यूज़ करना पड़ता है, फिर शॉक डिलीवर करना पड़ता है। सिंक बटन होता है जिसको हम सिंक्रोनाइज्ड करने के लिए काम आता है। जब हम कार्डियोवर्जन करते हैं तो सिंक्रोनाइज करने के लिए काम आता है। इसके अलावा इस मशीन में देख पा रहे हो, एक पेडल यहाँ पर लगा हुआ, एक पेडल पीछे की तरफ लगा हुआ है। ये 2 पेडल्स हैं जिनका यूज़ हम शॉक देने के लिए करते हैं पेशेंट में। ओके, इसके अलावा इसमें एक केबल लगती है, यहाँ पर नीचे एक केबल जुड़ती है, जिस केबल के 3 पार्ट होते हैं। एक में रेड लगा होता है, एक में येलो लगा होता है और एक में ग्रीन लगा होता है। 3 लीड होती हैं। ठीक है, ये जो लीड है, ये 3 लीड इस मशीन से कनेक्टेड रहती हैं और ये तीनों लीड पेशेंट पे लगाई जाती हैं। पेशेंट पे कहाँ लगाई जाती है, रेड वाली होती है वो राइट साइड शोल्डर पे लगा दी जाती है, ये येलो वाली होती है उसे लेफ्ट साइड शोल्डर पे लगा दी जाती है, और जो ग्रीन वाली होती है उसे हार्ट के अपेक्स वाली साइड लगाई जाती है, जहाँ पर हमारा लेफ्ट चेस्ट होता है ना, वहाँ पर अपेक्स में लगाई जाती है। तो ये हो गया अपेक्स में। जब पेशेंट प्रोन कंडीशन में होता है तब पेडल्स के थ्रू उसको हम लोग अच्छे से दे नहीं पाते शॉक। तो प्रोन कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी बैंडेज होती हैं, उस बैंडेज को कनेक्ट करके बैंडेज को पेशेंट पे लगा दिया जाता है और वो बैंडेज शॉक प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जेल होता है, पेडल्स को जब भी पेशेंट पे लगाएंगे तो पेडल्स के ऊपर थोड़ा सा जेल लगाएंगे ताकि बर्न ना हो और कंडक्शन भी अच्छे से हो। ओके, तो ये है हमारा ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसमें हमको कोई भी एनर्जी सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीन अपने आप से डिटेक्ट करती है। आपको क्या करना है, ये इस पे 2 पैचेस लगे होते हैं, आपको इस पे दिखा भी रखा है पैचेस कहाँ लगाना है। एक पैचेस राइट अपर साइड में चेस्ट में लगाना है और एक पैच लगाना है हमको लेफ्ट लोअर साइड ऑफ चेस्ट पे। अब हम पढ़ते हैं प्रोसीजर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ डिफिब्रिलेशन के बारे में। डिफिब्रिलेशन करने के लिए कौन से स्टेप्स आपको माइंड में रखने हैं। तो डिफिब्रिलेशन में जब हमारे पास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मशीन होती है तब हमको डिफिब्रिलेशन करने के लिए कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको सिर्फ पैड्स को अटैच करना होता है, बाकी सारा काम मशीन अपने आप करती है। अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, एईडी मशीन को स्टार्ट करना है। एईडी मशीन को जैसे ही ऑन करोगे उसके बाद पैड्स को क्या करोगे, अटैच करोगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, राइट और लेफ्ट पैड को अटैच किया और पैड अटैच होने के बाद मशीन अपने आप से क्या करती है, रिदम को डिटेक्ट करती है। अगर पेशेंट में शॉकेबल रिदम दिखाई दे रही है जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, तब हमको क्या करना है, तब हमको शॉक देना है। अदरवाइज हम उसको शॉक नहीं देंगे। शॉक देने से पहले हम करेंगे जोर से शाउट, एवरीबडी प्लीज डोंट टच द पेशेंट।
उसके बाद हमको शॉक बटन प्रेस करना है, ओके। और जैसे ही शॉक बटन प्रेस किया, एक शॉक डिलीवर हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट में CPR कंटिन्यू करते हैं, उसका रिदम डिटेक्ट करते हैं, उसका रिदम में क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर रिदम उसका नहीं आया तब हम एक शॉक और देंगे। अगर हमने देखा कि सेकंड शॉक देने के बाद भी अगर पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं होता है, हम क्या करेंगे, उसको थर्ड शॉक देंगे और उसके जस्ट बाद एंटी एरिथमिक ड्रग्स एमिडान जैसे देंगे। तो ये हमने जाना ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। अगर हमारे पास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर नहीं है, हमारे पास मैनुअल है, तब सबसे पहले हम मशीन को स्विच ऑन करेंगे। अगर हमारे पास लीड्स जो मैंने बताई थी, रेड, येलो और ग्रीन, हमारे पास अगर ये लीड्स हैं तो इन लीड को लगा देंगे, रेड वाली राइट पे, येलो वाली लेफ्ट पे और ग्रीन वाली अपेक्स पे हमको रिदम दिखाई देने लग जाएगी। ओनली हमारे पास मशीन है, लीड नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो पेडल्स को पेशेंट पे रखेंगे। एक पेडल हम रखेंगे राइट अपर चेस्ट पे, ओके, और एक पेडल हम रखेंगे लेफ्ट लोअर चेस्ट पे। तो लेफ्ट लोअर चेस्ट हो गया अपेक्स वाला पेडल, जो राइट अपर चेस्ट पे रखेंगे वो हो गया स्टर्नम वाला पेडल। पेडल को हम जैसे ही रखेंगे तो पेडल की वजह से हमें इस मॉनिटर में रिदम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तब हम देख पाएंगे कि ये रिदम शॉकेबल रिदम है या नॉन शॉकेबल रिदम है। अगर पेशेंट में शॉकेबल रिदम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अगर हमने डिटेक्ट किया दिस इज शॉकेबल रिदम, तो हमने पेडल्स को लगा दिया। पेडल्स को चार्ज करना पड़ेगा, तो ये जो 2 नंबर का बटन है ये है चार्ज वाला बटन। तो पेडल्स लगाने के बाद हम इसको चार्ज करेंगे। आपको शाउट करना है कि पेशेंट का कोई भी टच ना करे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, शॉक को डिलीवर करेंगे। फर्स्ट शॉक दिया, उसके बाद सेम प्रोसीजर है हमारा जैसे हमने ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर में किया था। फर्स्ट शॉक देंगे, सेकंड शॉक में एंटी अरिथमिक ड्रग्स को रेडी करेंगे, उसके बाद थर्ड शॉक में एंटी अरिथमिक ड्रग्स को दे देंगे अगर हमारा पेशेंट रिकवर नहीं करता है तो। ये तो हमने देखा डिफिब्रिलेशन कैसे करना है। अब बात करते हैं कार्डियो वर्जन कैसे करना है। कार्डियो वर्जन करने से पहले हमको ये ध्यान में रखना है, हमको मशीन को सिंक्रोनाइज्ड करना है। मशीन के अंदर सिंक्रोनाइज वाला बटन जो है उसको प्रेस करना है। उसके बाद ये जो पेडल है वो पेशेंट पे लगाने के बाद 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। उस 1 to 2 सेकंड में होल्ड के टाइम में मशीन उस रिदम को डिटेक्ट करेगी और रिदम में जहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें जहाँ पर R वेव बनेगी, वहाँ पर वो शॉक डिलीवर करेगी। तो आपको याद रखना है कि जब भी ECG में हमको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हमको दिखाई देता है, और वो भी कौन सा, पल्स लेस वाला, अगर हमको पल्स लेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दिखाई देता है, हम उनको बोलेंगे शॉकेबल रिदम, और ऐसे पेशेंट में हमको डिफिब्रिलेशन करने की जरूरत पड़ती है, ओके। यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ दिखा रखा है जिसमें SVT का ग्राफ है, ओके। तो SVT जो है उसमें, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन का ग्राफ दिखा रखा है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, और मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया का मैंने ग्राफ दिखा रखा है। चाहे वो SVT हो, चाहे वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो, चाहे वो मल्टीफोकल एट्रियल टेकिकार्डिया हो, ये तीनों कंडीशन होती है जिसमें हमको कार्डियो वर्जन करना होता है।